नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार मोदक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल पर जिसका नाम है लॉ मोटिवेट्स। जी हां दोस्तों, इस चैनल का नाम मैंने लॉ मोटिवेट्स इसलिए रखा है क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ ना आपको लॉ की सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी दूंगा, लॉ की सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा, बल्कि आपको लाइफ के हर फील्ड में मोटिवेट भी करता रहूँगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। इसी उद्देश्य के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं क्योंकि कुछ नया सीखने और कुछ नया करने का ही नाम जिंदगी है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन इससे पहले क्या इंट्रो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्ट इंडिया में कब लागू किया गया और ये इस एक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इंडिया में। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 इंडिया में 1 सितंबर 1872 को लागू किया गया और ये इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लिया गया एक्ट है। इसी एक्ट में पहले द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को भी शामिल किया गया था जो कि 11वां चैप्टर था, लेकिन बाद में ज़रूरत के हिसाब से उसे एक अलग एक्ट जो बना दिया गया और इसे हम लोग अब द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ हम लोग जान लेते हैं कि द सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी 1930 जो है वो भी पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही प्रोविजंस थे, जिसको जो है हम लोग सेक्शन 76 से 123 में पढ़ते थे, लेकिन बाद में फिर ज़रूरत के हिसाब से इनको भी एक अलग से एक्ट बना दिया गया। अब हम लोग द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के नाम से इसे जानते हैं। चलिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानें कि ये आखिर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, क्योंकि जब तक हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को नहीं समझ पाएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का क्या डेफिनेशन है, तो हम लोग आगे जो भी बात करेंगे वो फिर हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे लिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग पहले जानते हैं कि ये आखिर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2H में जाना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन दिया गया है वो हम लोग पढ़ते हैं। According to section 2H, an agreement which is enforceable by law that is called contract। अभी हम लोग दो वर्ड का जिक्र यहाँ पर करते हैं। पहला वर्ड तो ये है कि हम लोग एग्रीमेंट की बात यहाँ पर सुन रहे हैं और दूसरी वर्ड जो हमारे पास आ रहे वो है इन्फोर्सिबल बाय लॉ का मतलब क्या है। तो सबसे पहले अभी हम लोग को जानना पड़ेगा कि ये एग्रीमेंट होता क्यों, क्योंकि जब तक हम एग्रीमेंट को नहीं समझेंगे या इन्फोर्सिबल बाय लॉ को मीनिंग नहीं समझेंगे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट की जो है इंपॉर्टेंस और इसकी मीनिंग को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमें एग्रीमेंट को जानना है। एग्रीमेंट को जानने के लिए हमको फिर से एक बार सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के सेक्शन 2E में जाना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू दैट सेक्शन every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement। ठीक है, यहाँ हम लोग इजी वे में इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलो कि दो लोग हैं, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट दो लोग में ही होता है। ठीक है, कम से कम दो या अधिक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, तो जब भी दो लोग होंगे आपस में, जब एक दूसरे को कुछ बात के लिए प्रॉमिस करेंगे और उसके बदले में एक दूसरे को किसी कंसिडरेशन अमाउंट या किसी कंसिडरेशन देने के लिए एक दूसरे के लिए वादा जो कर रहे हैं, इस वादा को ही हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। ये मोटे लैंग्वेज में है। अगर किताबी लैंग्वेज में हिंदी में बात करें तो हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, करार है। ठीक है, अब हम लोग इसको समझ गए, करार क्या है, एग्रीमेंट क्या है। ठीक है, संविदा को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट, हिंदी में संविदा जानते हैं और इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। उसी प्रकार एग्रीमेंट को हिंदी में जो है करार बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग एक महत्वपूर्ण वर्ड को बारे में जानकारी लेते हैं कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है। इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि एक लीगल रेमेडी जो कि कोर्ट के द्वारा अवेलेबल होती है, किसको दी जाती है, वो एक एग्रीव्ड पार्टी को दी जाती है। लीगल रेमेडी मतलब जो है कोर्ट के द्वारा जो है एक विधिक उपचार दी जाती है, किसको, जो पीड़ित पक्षकार होते हैं। मान के चलो कि दो पार्टी में जब कोई पीड़ित पक्षकार हो जाता है जिसके साथ कुछ गलत हो जाता है या उसको ट्रांजेक्शन करने के बाद कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस में आने के बाद कुछ लॉस हो जाते हैं भविष्य में, तो उस लॉस की भरपाई के लिए जो है कोर्ट दूसरे पार्टी से जो ज़्यादा लाभ ग्रहण कर लेता है उस कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन से, तो कोर्ट उस दूसरे पार्टी से ये बोलती है कि भाई जो ये एग्रीमेंट पार्टी है आप इन्हें कुछ पैसे दे दो, जैसे आपने एग्रीमेंट किया था उसके हिसाब से इनको पैसे दे दो। तो ये इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब है। ठीक है, मतलब लीगल रेमेडी विच इज़ अवेलेबल बाय द कोर्ट।
चलिए, अब हम लोग समझ गए कि अब हमको आशा है, उम्मीद है कि आप लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग को समझ गए। ठीक है, एक बार मैं दोबारा जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन बता देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H, एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ। एग्रीमेंट आप समझ गए, इन्फोर्सिबल बाय लॉ आप समझ गए। अब मुझे उम्मीद है कि आप कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझ गए हो। चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं कि ये इन्फोर्सिबिलिटी कैसे आती है। देखिए, एग्रीमेंट अपने आप में एक सीधा साधा वर्ड है, एग्रीमेंट तो हो गया, किसी में भी एग्रीमेंट हो गया, लेकिन ये इन्फोर्सिबिलिटी कैसे आएगी, इन्फोर्सिबल कैसे होगा। लेकिन इस इन्फोर्सिबिलिटी को लाने के लिए हमें कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग अब उस एसेंशियल एलिमेंट्स को एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक एग्रीमेंट के साथ जब इन्फोर्सिबिलिटी लगती है तभी ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जब तक इन्फोर्सिबिलिटी वाले एलिमेंट्स इसमें नहीं जुड़ते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके जो है इसके एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट्स है देयर शुड बी एटलीस्ट 2 और मोर पार्टीज। जी हाँ दोस्तों, किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस में आने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि मतलब 2 या 2 से अधिक पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। या कभी हम लोग ये आए दिन जानते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट कभी एक आदमी अपने आप में नहीं कर सकता। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जाननी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा होगी तो होगी, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट। कभी भी अकेला इंसान अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो पहला एसेंशियल एलिमेंट्स आप समझ गए कि देयर शुड बी एटलीस्ट 2 और मोर पार्टीज। ठीक है, हम सेकंड एसेंशियल एलिमेंट्स के लिए बात करेंगे। सेकंड एसेंशियल एलिमेंट्स में हम पाते हैं कि एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए देयर शुड बी अ वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, वैलिड ऑफर और एक्सेप्टेंस का होना बहुत ज़रूरी है। इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। मान के चलो कि हम एक क्या है, प्रोड्यूसर हैं, अपनी मूवी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उसमें हमको एक वॉइस आर्टिस्ट की ज़रूरत है जो अपनी वॉइस देता है, कुछ कंसिडरेशन अमाउंट के लिए वो अपनी वॉइस को सेल करते हैं। तो मैं उनके पास गया और उनको 2 लाख रुपये का चेक दिया, ऑफ़र किया कि उनके बदले आप मुझे जो है क्या करिए, अपने वॉइस को दीजिए अपनी मूवी में डबिंग के लिए। ठीक है, जब वो वॉइस आर्टिस्ट वो मान जाता है तो वो उस चीज़ को क्या करता है, वैलिडली उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो जब वो वैलिडली उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस हो जाएगी और मेरा जो ऑफ़र उनके लिए होगा वो वैलिड ऑफर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग सेकंड एसेंशियल एलिमेंट्स में देख रहे हैं कि वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। अब हम लोग थर्ड एसेंशियल एलिमेंट्स के लिए बात करेंगे, जो कि एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में होने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। देयर शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आए दिन हम लोग अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट होते हैं, अपने डोमेस्टिक लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में, जब हम लोग जो है एक दूसरे से वादा कर देते हैं लेकिन हमारा इंटेंशन नहीं होता है उसको लीगली फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो हम इस चीज़ के बारे में अब डिटेल में बात करेंगे। मान के चलो कि एक पापा जो है अपने बेटे से ये वादा करता है कि अगर तुम किसी एग्ज़ाम में 70% मार्क्स लेके आते हो या किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में बहुत अच्छे रैंक लाते हो तो मैं तुम्हें एक बाइक दिला दूंगा। अब वो बच्चा जो है 70% लेके भी आता है, या मान के चलो कि वो किसी एग्ज़ाम में, पर्टिकुलर एग्ज़ाम में टॉप भी कर जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा अपने पापा से उस चीज़ के लिए लीगली डिमांड कर सकता है, क्योंकि इस तरह के जो एग्रीमेंट होते हैं ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें एक बहुत ही फेमस केस है, आपको पढ़ना चाहिए, और मैं अब केस में आपको बता देता हूं। ये केस जो है ये वॉल्फोर वर्सेस वॉल्फोर का केस है, जिसमें मिस्टर वॉल्फोर जो है अपनी मिसेज वॉल्फोर को ये वादा करता है, ये प्रॉमिस करता है कि अगर आप मेरी बात को मान लोगे, अगर मेरी बात को आप सहमत करते हो, मेरे मानते हो, तो मैं जो है आपको कुछ एक्सपेंसेस देने के लिए वादा करता हूँ। ठीक है, तो मिसेज वॉल्फोर जो है उनके पति के हिसाब से वो काम भी करते हैं और मानते भी हैं उन चीज़ को, एग्रीमेंट, जबकि वो एग्रीमेंट समझते थे उनको करते भी है, लेकिन जो है बाद में जो है ये मिस्टर वॉल्फर जो है वो एक्सपेंसेस जो है अपनी वाइफ को देने से क्या करते हैं, मना कर देते हैं। बाद में मिसेज वॉल्फर जो है कोर्ट चली जाती हैं और वो जो है अपने पति से डिमांड करती है एक्सपेंसेस के लिए, लेकिन कोर्ट वहाँ पर बोलते हैं कि इस तरह के जो एग्रीमेंट है ये कॉमर्शियल एग्रीमेंट्स नहीं हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कॉमर्शियल एग्रीमेंट्स के लिए बात करता है, ना कि सोशल एग्रीमेंट और ना ही डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स के लिए बात करता है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी एग्रीमेंट्स है इसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होने बहुत ज़रूरी है।
अब हम लोग चौथे एसेंशियल एलिमेंट्स के लिए अगर बात करें तो एक जो है चौथे एसेंशियल एलिमेंट्स में हम लोग पाते हैं कि देयर शुड बी लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो भी हम काम करना चाहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस में, जिन पार्टीज़ के बीच हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस में आना चाहते हैं, वो जो उद्देश्य है, वो जो काम है जिसके लिए हम उस पार्टीज़ में जो समझौता होता है, वो उद्देश्य जो है वो वैलिड होना चाहिए, ना कि इल्लीगल होना चाहिए। ठीक है, एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मान के चलो कि कोई इंसान किसी बच्चे को किडनैप करने के एवज़ में किसी से 5 लाख रुपया लेने का, कंसिडरेशन अमाउंट लेने का वादा करता है कि चलो मैं उनके बच्चे को किडनैप कर देता हूँ और बदले में आप मुझे क्या करो, 5 लाख रुपया दे दो। अगर वो इंसान उस बच्चे को किडनैप कर लेता है तो ये एक लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इल्लीगल एक्ट है। ठीक है, इसके बदले में वो जो है उनसे कंसिडरेशन अमाउंट जो है वो चार्ज नहीं कर सकता है। तो हम लोग क्या देखें, एक महत्वपूर्ण एसेंशियल एलिमेंट्स में देखें, देयर शुड बी अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट्स जो है 5 नंबर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो है कैपेसिटी टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ दोस्तों, कैपेसिटी टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन से लोग हैं जो कैपेबल हैं, कौन कौन से लोग हैं जो कैपेबल नहीं हैं। अब हम लोग ऐसे देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं हैं। सबसे पहला तो है कि जो माइनर होता है वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस में नहीं आ सकता है, वो कैपेबल नहीं होता है। तो ऐसे पर्सन जो 18 साल से नीचे के हैं और जो माइनर है वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस में नहीं आ सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो अनसाउंड पर्सन होता है, जो अनसाउंड माइंडेड पर्सन होता है, वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस में नहीं आ सकता, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। इसके साथ भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि जो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है, जो कन्विक्टेड पर्सन हैं, जो जेल के अंदर हैं, या डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है, जो मतलब जो है इंसॉल्वेंट है, जो कोर्ट के द्वारा इंसॉल्वेंट करार कर दिए गए हैं, जो दरिद्र हैं, जिनके पास कोई पैसा नहीं है, तो वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस में नहीं आ सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको एक बता दें कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो एलियन एनिमी होते हैं, एलियन एनिमी जो होते हैं, वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस में नहीं आते हैं, वो भी नहीं आ सकते हैं। अब एलियन एनिमी क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो भी विरोधी पार्टीज़ होते हैं, जो भी विरोधी पार्टी कंट्री, मतलब जो कंट्री हैं, जो भी जब इंडिया के साथ किसी देश का किसी दूसरे कंट्री का युद्ध चल रहा हो, तो उस कंट्रीज़ के जो सिटीजन होते हैं उन्हें हम लोग एलियन एनिमी के नाम से जानते हैं। उस देश के सिटीजन जो है इंडियन सिटीजन के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस में नहीं आ सकते हैं। अब मैं आपसे 6 नंबर के एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बात करूंगा। जी हाँ दोस्तों, 6 नंबर के एसेंशियल एलिमेंट्स में हम लोग पाते हैं कंसेंसस एड आइडम। जी हाँ दोस्तों, कंसेंसस एड आइडम मतलब सेम थिंग इन द माइंड ऑफ बोथ दी पार्टीज। अगर हम लोग सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 13 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है वो कंसेंसस एड आइडम की बात करता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13, 2 or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। जी हाँ दोस्तों, मतलब दो या दो से अधिक पर्सन जो है जब किसी एक चीज़ के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस में आना चाहता है, तभी वो कंसेंसस एड आइडम होता है, अदरवाइज ये नहीं होगा। चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए मेरे पास दो कार हैं, एक ग्रीन कलर की कार है और एक रेड कलर की कार है, लेकिन मैं अपने दोस्त को एक रेड कलर की जो मेरी कार है वो बेचना चाहता हूं, लेकिन बाय मिस्टेक मेरे फ्रेंड को ये लगता है कि वो मेरे से वो ग्रीन कलर की जो कार है वो मुझसे खरीदना चाहता है। लेकिन बाद में जब पता चलता है कि मैं उनको रेड कलर की कार बेचना चाहता था, ना कि ग्रीन कलर की कार, तो वो जो है कंसेंसस एड आइडम नहीं है, मतलब सेम थिंग नहीं है इन द माइंड ऑफ बोथ दी पार्टीज। तो इस तरह की चीज़ों में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 7th नंबर के एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। 7th नंबर के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं फ्री कंसेंट। जी हाँ दोस्तों, फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक एग्रीमेंट में फ्री कंसेंट का होना बहुत ज़रूरी है। फ्री कंसेंट मतलब वॉलंटरली अगर हम लोग कोई काम को करते हैं, हमारा कंसेंट फ्री है, तब उसमें कोई दिक्कत नहीं आएंगी, अदरवाइज बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तब हम लोग समझते हैं कि सेक्शन 14 जो है फ्री कंसेंट क्या कहती है। ठीक है, सेक्शन 14 बोलता है कि कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। ठीक है, कॉज्ड बाय के बाद क्या कौन से 5 पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। पहला तो है आपका कोवर्शन नहीं होना चाहिए, दूसरा आपका अंडू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, तीसरा जो है आप में नहीं होना चाहिए वो है
आपका मिस्टेक सॉरी फ्रॉड नहीं होना चाहिए, उसके बाद आपका मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, और जो पांचवा चीज़ है वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बाय मिस्टेक आप जो है कोई चीज़ को नहीं करें तो वो ठीक है, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर इन पांचों में से कोई भी चीज़ है तो वो जो है एग्रीमेंट, वो जो कंसेंट है वो फ्री नहीं कहलाएगी, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट्स के लिए बात करेंगे। नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट्स में हम लोग बात करेंगे एन एग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय द लॉ, डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द लॉ। मतलब एक एग्रीमेंट जो है वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होना चाहिए बाय द लॉ। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जो लॉ के द्वारा पहले से ही वॉइड करार कर दिया गया है, एब इनिशियो वो वॉइड करार कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर मान के चलो जैसे हम लोग पहले ही ये जिक्र कर चुके हैं कि एक बच्चा जो है, जो एक माइनर है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस में नहीं आता है, नहीं आ सकता है, उसी प्रकार जो है मान के चलो कि एक वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 13 में बात करता है। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि हम लोग किसी जुए से रिलेटेड चीज में भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस में नहीं आ सकते हैं। इस तरह की चीजें जो है क्या है, वॉइड एब इनिशियो है, मतलब वो पहले से ही वॉइड है, ठीक है। इस सब चीजों के बारे में हम लोग आगे में विस्तार से डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से कंसेप्ट जानने की कोशिश करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो है 9th नंबर का एसेंशियल एलिमेंट है, जी हाँ दोस्तों, वो है क्या, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में हम लोग क्या देखते हैं, जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा एग्रीमेंट है वो पॉसिबल भी है या नहीं है, बस हम लोग करे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा सेक्शन 56 बात करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जिसमें बताता है एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, ठीक है। एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, मान के चलो कि एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस चीज़ क्या है। मान के चलो कि कोई इंसान मर चुका है, लेकिन एक डॉक्टर है जो उसे बचाने के एवज में 10 लाख रुपये चार्ज करना चाहता है। माने वो बोलता है कि भाई आप मुझे 10 लाख रुपये दो, मैं इस मृत शरीर को जो है क्या करूँगा, जिंदा कर दूंगा। तो इस तरह के जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस में अगर किसी इंसान के साथ आता है तो इस तरह का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है, वो वॉइड है, वो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक मरा हुआ इंसान वो पॉसिबल ही नहीं है कि फिर से वो जिंदा हो जाए, चाहे वो कितना भी रुपया उसे दे दिया जाए उस डॉक्टर को। उस डॉक्टर के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उस मरे हुए इंसान को वो क्या कर सकता है, जिंदा कर सकता है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में भी ये चीज़ होनी चाहिए, ये एक एसेंशियल एलिमेंट्स है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग लास्ट एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ है। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे चीज़ होते हैं जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ में उस कॉन्ट्रैक्ट को आना पड़ता है। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में ये ज़रूरत है, अगर उस एग्रीमेंट में ये ज़रूरत है, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। अगर लीगल फॉर्मेलिटीज़ की अगर हम बात करेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ में आती है, जैसे प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे करना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है, अगर एग्रीमेंट की ज़रूरत है तो प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी चाहिए। सेकेंड नंबर पॉइंट में अगर हम लोग बात करेंगे तो इट शुड बी इन अ रिटन फॉर्मेट। अगर इसकी ज़रूरत है, अगर कॉन्ट्रैक्ट रिटन फॉर्मेट में होना ज़रूरत है, कॉन्ट्रैक्ट का रिटन फॉर्मेट में होना ज़रूरत है, तो इसे रिटन फॉर्मेट में ही करना चाहिए, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है तो हमें रजिस्ट्रेशन के लिए भी करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन के लिए भी हम दोनों पार्टीज़ को जो है रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। और इसके बाद चौथे नंबर पे हम लोग बात करेंगे, तो अगर इसमें कॉन्ट्रैक्ट में विटनेसेस की ज़रूरत पड़ती है तो हमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना पड़ेगा, विटनेसेस की भी साइन की ज़रूरत पड़ेगी, तो साइन करना पड़ेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा डिमांड करता है कि विटनेसेस का साइन होना चाहिए तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, विटनेस का साइन देना पड़ेगा या उनको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं दोस्तों, हम लोग सारे एसेंशियल एलिमेंट्स के लिए बात किए, यहाँ पर जिक्र किए, एक एक करके जानने की कोशिश किए और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की भी कोशिश किए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, आपका ये प्यारा सा दोस्त, आपका भाई आपका साथ रहेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। जब कभी भी आपको ज़रूरत है आप मुझे याद करिए, मैं आपके साथ हूँ। और इसी तरह हम लोग इस चैनल को ग्रो करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।